बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपके साथ दो खबरें डिस्कस करूंगा। एक तो शुगर मिल मालकान हाई कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है जो शुगर माफिया के खिलाफ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, और अदालत ने उस पर क्या हुक्म जारी किया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर काजी फायज ईसा साहब के हवाले से। उनका केस अदालत में जेर समात था। काफ़ी तातुल के बाद आज उसकी समात हुई है, और 10 रुकनी बेंच ने जब उसकी समात की, फ़रोग नसीम साहब ने क्या कहा और अदालत उस पर मुतमईन हुई या नहीं हुई, ये दो चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले शुगर मिल मालकान ने जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में वाजिद ज़ियाद साहब की रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया है, और उन्होंने उसे जो है कहा है कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं है, और अदालत ने उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है और 10 दिन के लिए तहकीकाती इदारों को उस पर तहकीकात करने से रोक दिया है। और उसके साथ ही उन्होंने एक साथ अवाम के रिलीफ के लिए भी हुक्म जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी 70 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिकनी चाहिए। ये उन्होंने कहा है। ये एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है, कल ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने परवेज़ इलाही साहब को, आपने सुना है, मुख्तलिफ बातें अब निकलना शुरू हो गई हैं, उनको पैगाम भेजा है कि आप परेशान ना हों, मुने सिलाई और आपके साथियों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप मुतमईन रहे, आपको नैब बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा, आप बेफिक्र रहें। कल ये उनको जो है ये कहा गया, कल उनसे पैगाम भेजा गया अपने किसी साथी के ज़रिए। आज रिट दायर हो गई है और उस रिट में स्टे भी हो गया है। दो चीज़ें, इससे पहले एक वाक़े को जोड़ते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों की मिलाकर क्या सूरत हाल है। वो ये कि कुछ दिन पहले जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे अली तरीन, ये दोनों साहिबान शख्सियात जो है वो लंदन सुधार गई हैं, और वो लंदन जब तशरीफ़ ले गए हैं तो ज़ाहिर सवाल हो रहा है कि उनको लंदन किसने भेजा, क्यों भेजा, किस लिए भेजा गया। वहाँ पर तो पहले ही के हुकूमत के बदतरीन दुश्मन नंबर 1 मियाँ नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, तो इन दोनों के आपस में रवावत भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी इनको वहाँ भेजा गया। क्यों भेजा गया, किसने जाने दिया, किसकी इजाज़त से गए। अब नया जहांगीर तरीन का यहाँ से चले जाना, अली तरीन का यहाँ से चले जाना, चूँकि मौजूदा हुकूमत में वो सबसे बड़े कल्प्रिट थे, उनका चले जाना, उनको जाने देना, उनका नाम ECL में ना डालना, एक परवेज़ इलाही साहब को पैगाम भेजना, और आज हुक्म इम्तनाई का जारी हो जाना, ये कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मुझे तो लगता है कि ये शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये मुझे ऐसे लग रही है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। मेरा ख्याल है कि ये केस भी खूब खाते जाने वाला है। दूसरी खबर है काजी फायज ईसा साहब के हवाले से। मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक पिटीशन दायर कर रखी है, जो 10 रुकनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है, जिसको हेड करते हैं जनाब उमर अता बंदयाल साहब। उन्होंने आज फ़रोग नसीम साहब से कहा है कि आप जो है, जो सवालात आपसे पूछे गए हैं, आप उनका जवाब नहीं दे रहे। ये केस 2 पॉइंट्स पर जो है वो मबनी है। एक तो बदनीयती साबित करना है कि जो रेफरेंस जो है वो भेजा गया बदनीयती से, और दूसरा जो ख़बर के ज़राए हैं या जो उसके ज़राए हैं मटीरियल इकट्ठा करने के जज साहब के, वो जो है जो जजेस की निगरानी की गई, दूसरे लफ्ज़ों में वो जो है जजेस की निगरानी, वो ये दो अहम नुकात हैं। एक बदनीयती साबित करना और दूसरा जजेस की निगरानी, ये अहम नुकात हैं। और हुकूमत वकील ने इस हवाले से अभी तक जो है वो कोई दलील या दलाइल नहीं दिए हैं। आप जानते हैं कि फ़रोग नसीम साहब पहले जो है ये वज़ीर कानून थे, फिर उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुकदमा लड़ा, फिर वज़ीर कानून का हलफ उठाया, फिर वज़ीर कानून थे, फिर रिज़ाइन किया, और अब काजी फायज ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है ये वकील हैं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा कि फ़रोग नसीम ये ज़हन में रखें कि एक जमहूरी हुकूमत को जजेस की जासूसी पर ख़त्म किया जा चुका है। ये बड़ी अहम बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज की है, और ये चेतावनी दी है दूसरे लफ्ज़ों में फ़रोग नसीम साहब को कि आप अगर बदनीयती साबित
नहीं होती है, बदनीयती साबित हो जाती है और जजेस की निगरानी गैर कानूनी साबित हो जाती है, तो फिर ये हुकूमत भी जा सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में हुकूमत को ये चेतावनी दी है। और तीसरी बात, अब बहुत सारे यूट्यूबर आपको कह रहे हैं कि जी वो हुकूमत नहीं सोच रही है कि जनाब रेफरेंस वापस लिया जाए। आज भी हुकूमत के अंदर एक तबका ऐसा है जो रेफरेंस की वापसी पर हुकूमत को कायल करता है। वो रेफरेंस दायर करने के भी मुखालिफ थे, वो इस रेफरेंस को चलाने के भी मुखालिफ हैं, और वो हुकूमत को अब भी कह रहे हैं कि इस रेफरेंस को वापस ले लिया जाए। लेकिन हुकूमत पे नहीं मालूम कौन सा दबाव है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो अभी तक डटी हुई है। फ़रूख नसीम ने इस बात का यही जवाब दिया कि आज आपको मुकर्रर वक्त से ज़्यादा वक्त दिया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा आपने एक पॉइंट भी मुकम्मल नहीं किया। तो फ़रूख नसीम साहब ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों के वकला से कम वक्त लिया है, मुझे अपने नुकात पर दलाइल के लिए मज़ीद वक्त चाहिए। उन्होंने मज़ीद वक्त मांगा। तो उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि आपने अदालत को रेफरेंस की बदनीयती पर दलाइल देने हैं, आपने बताना है कि रेफरेंस से पहले शवाहिद कैसे इकट्ठे किए गए और जासूसी कैसे की। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि फ़रूख नसीम साहब ये बात भी आप याद में रखें कि एक जमहूरी हुकूमत जजेस की जासूसी करने पर ख़त्म हो चुकी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर एक खुद मुख्तियार बेगम अपनी आमदन से जायदाद खरीदती है तो वो कल को उसकी वजाहत भी दे सकती है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि सवाल ये है, क्या बेगम से पूछा गया कि जायदाद कहाँ से खरीदी गई? जाहिर है बेगम साहिबा से तो अभी तक सवाल ही नहीं हुआ। सवाल काजी फायद ईसा साहब से हो रहा है कि आपने ये जाहिर क्यों नहीं की। फ़रूख नसीम साहब ने जवाब दिया कि डिसिप्लिनरी कार्रवाई में बेगम साहिबा से नहीं पूछा जाता। ग्रेड 22 के सेक्रेटरी के लिए बनाए गए कवायद जजेस पर भी लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस के मुख्तलिफ कवायद में भी एहलिया की ज़ेर कफालत या खुद कफील की तमीज़ नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि जजेस को मिलने वाली मराहत और कवायद इस केस से मुतल्लिका कैसे हैं। सिक्योरिटी सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के लिए बनाए गए कवायद मराहत से मुतल्लिक हैं, कंडक्ट से मुतल्लिक नहीं। जजेस के कंडक्ट से मुतल्लिक सिर्फ आइन में है, बाकी कहीं भी नहीं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा है कि याद रखना चाहिए कि रेफरेंस में बुनियादी इशू टैक्स कानून की शिक 116 की खिलाफ वर्जी है। कबल अजीज समात के आगाज़ पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि फ़रूख नसीम अपनी मर्जी के मुताबिक बहस करें, आप अक्सर सवालात गैर मुतल्लिका हैं। ARU से मुतल्लिक 2-3 मिसालें और बयान कर दें, ये भी बता दें कि जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की कानूनी कदगन है कि नहीं, हम आपको तफसील से सुनेंगे। फ़रूख नसीम साहब ने कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या जजेस पर कानूनी कदगन थी कि वो अहलिया और बच्चों की जायदाद ज़ाहिर करें। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उनकी अहलिया और बच्चे उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं। जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ उसी सूरत में होगी जब जज का मिसकंडक्ट हो। ये मामला टैक्स का या किसी और जुर्म का नहीं है, मिसकंडक्ट का है। उन्होंने कहा कि मिसकंडक्ट की आर्टिकल 209 में तारीफ नहीं की गई। हिंदुस्तान में साबित शुदा कंडक्ट लिखा गया है। आइन के आर्टिकल 209 में मिसकंडक्ट की तारीफ न करना दानिस्ता है। मिसकंडक्ट की बात की तो दीगर इंतज़ामी कवानीन से असूल लिए जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ही इंतज़ामी कवानीन को इख्तियार देता है कि आइन दीगर तमाम कवानीन का माखुज़ है। मिसकंडक्ट की तारीफ दीगर कवानीन की बजाय बेहतर होगा कि आइन के तहत देखी जाए। फ़रूख नसीम ने कहा कि आइन में ज़ेर कफ़ालत अहलिया और ख़ुद कफ़ील अहलिया की तारीफ मौजूद नहीं। एमनेस्टी स्कीम के तहत जज और उनकी अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। जज की अहलिया और बच्चे एमनेस्टी नहीं ले सकते। बच्चों के लिए तो फिर भी ज़ेर कफ़ालत या खुद कफ़ील का इशू है, अहलिया के लिए ऐसा कुछ नहीं। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि जस्टिस काजी फायद ईसा या उनकी अहलिया से उन जायदादों के बारे में किसी ने नहीं पूछा। फ़रूख नसीम ने कहा जज से सवाल करने का हक सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसल को है। सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने इसी हक के तहत जो है ये पूछा है, इसी हक के तहत जो है वो सवाल किया है। तो ये आज वहाँ पर जो है कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और उसका हाल अहवाल मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़रूख नसीम साहब के दलाइल से मुतमईन नहीं हो सकी है। बार बार अदालत कह रही है कि 2 नुकात पर दलाइल दें,
एक तो बदनीयती पर दलाइल दें और दूसरा जजों की निगरानी कैसे की गई इस पर दलाइल दें। अभी तक फ़रोग़ नसीम इन सवालात के जवाब नहीं दे सकते। अब कल तक के लिए ये समाअत मुलतवी हो गई है। फिर देखते हैं कि कल 10:30 बजे समाअत शुरू होगी, समाअत में क्या होगा। ये दोनों खबरें आपके साथ मैंने शेयर की हैं। उम्मीद है आज का मौजूद यकीनन आपके